नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। तो आज शाम 6 बजे की हलचल में जो सबसे बड़ी खबरें हैं, प्रमुख खबरें हैं, वो बिहार की चुनावी जमीन से हैं। बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, एक तरफ प्रचार चरम पर है, त्योहारों के बाद का वक्त है, लेकिन इन सबके बीच बागी किस तरह से खेल बिगाड़ रहे हैं, ये मैं आज आपको शो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आज के कार्यक्रम की हाइलाइट्स हैं। और ये हाइलाइट्स क्यों हैं? क्योंकि बिहार का घटनाक्रम आपको इन तस्वीरों में समझ में आएगा। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, जब नीतीश कुमार, देखिए आज से उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। मुजफ्फरपुर की प्रत्याशी हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन मंच की तस्वीर पहले जरा आप फुल स्क्रीन देखिए, फिर मैं आपको इसकी कहानी आगे बताऊंगा। इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे। तो देखिए, भाजपा उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में जैसे ही मुख्यमंत्री ने माला पहनाना शुरू किया तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय संजय झा भी वहां पर मौजूद थे। तो पहले गले में पहनाने से मना किया, हाथ में पकड़ाने के लिए कहा, और उसके बाद लेकिन मुख्यमंत्री ने उसी पर एक टिप्पणी कर डाली। तो ये तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गजब आदमी है भाई। तो देखिए, ये बिहार का रंग है। बिहार की पॉलिटिक्स में आपको ऐसी टिप्पणियां दिखाई भी देंगी। एक बार फिर आपको इसका अप साउंड करके पूरा सुनवाते हैं एक बार कि मंच पर हुआ क्या। हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। वो हाथ कर। तो ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब अररिया की एक तस्वीर आपको मैं दिखाती हूँ, जहां पर आपको नेताजी जो है फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कफन ओढ़कर नामांकन के लिए पहुंचे हैं। और देखिए क्यों है नाराज, क्योंकि नामांकन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे, तो सवाल यह है कि आखिर इनके रोने की वजह क्या थी? कफन ओढ़कर नामांकन के लिए क्यों पहुंचे? पूरी तस्वीर के लिए तैयार हूँ मैं बहुत आहत हूँ। मैं कब क्या रूप ले लूँगा। अब देखिए, पहले बागी हुई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। ये तीसरी तस्वीर है सीतामढ़ी बिहार से जो आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इस तस्वीर की डिटेल जो है, ऋतु जायसवाल इस बार बेटिकट हो गई हैं, लिहाजा उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर ताल ठोंकी। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया और इस दौरान वो भी काफी भावुक दिखी। लोगों को जब संबोधित कर रही थी तो फूट फूट कर रोने लगी और आरोप लगाया कि मेरे साथ साजिश हुई है। नीचे हो जाइए भैया। आज जो है परिहार में भी आपको जिता के भी हार गई, यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। तो बिहार विधानसभा में अब आपको बताते हैं कि सीटों से लेकर, बागियों से लेकर, टिकट बंटवारे से लेकर ओवरऑल पिक्चर त्योहारों के बाद क्या उभर कर आ रही है। बिहार विधानसभा में 243 सीट हैं, लेकिन वहां महागठबंधन अब तक करीब 255 उम्मीदवारों को उतार चुका है। आप कहेंगे सीट से ज्यादा उम्मीदवार कैसे हो गए? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि 12 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के साथी आपस में लड़ रहे हैं। 5 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी। ये कौन सी सीटें हैं? वैशाली, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज, सिकंदरा। और 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई की टक्कर हो रही है। बछवाड़ा, राजापाकड़, करहर, बिहार शरीफ सीट भी इसमें शामिल है। 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने है, चैनपुर और बाबू बरही। 1 सीट पर कांग्रेस वर्सेस आईआईपी यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी शामिल है। तो देखिए, अब ये वो जो फ्रेंडली फाइट का हम जिक्र कर रहे थे ना, लेकिन महागठबंधन में कैसे कंफ्यूजन की स्थिति है वो आपने देखा। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के नामांकन को वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 23 अक्टूबर है। यानी महागठबंधन के पास अभी भी 2 दिन का समय है कि अगर उनके उम्मीदवार चाहें तो जो ये हालात बने हुए हैं उन सबको देखते हुए वो अपने नाम वापस ले सकते हैं और चुनावी जमीन में जो फायदे नुकसान का जो गणित आपको हम बता रहे थे अभी, उसको लेकर एक तस्वीर साफ हो सकती है। सबसे पहले नजर डालते हैं उन सीटों पर जहां कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं।
मिसाल के तौर पर कहलगांव की सीट, जहां आरजेडी ने प्रवीण कुशवाहा और कांग्रेस से रजनीश भारती मैदान में है। कुशवाहा जातिगत आधार में मजबूत हो सकती हैं, पर रजनीश भारती की मौजूदगी यादव और मुस्लिम समर्थन को बांट देगी, यानी स्थानीय मुद्दे कमजोर रहे तो एनडीए लाभार्थी बन सकता है। तो वहीं सुल्तानगंज में आरजेडी के चंदन सिन्हा और कांग्रेस के ललन यादव आमने सामने हैं। यहाँ यादव मुस्लिम और पिछड़ा समीकरण निर्णायक है। कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार नहीं देकर समस्या खड़ी की है। ललन यादव का नामांकन गैर यादव वोट को आकर्षित करने की कोशिश है, पर यादव वोट आरजेडी की तरफ टिके रह सकते हैं। इसी तरह नरकटियागंज में कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे और आरजेडी के दीपक यादव आमने सामने हैं। इसके चलते वोट बंटने की आशंका है। यदि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बेस मजबूत है तो यहाँ क्लोज फाइट होगी, वरना एनडीए और निर्दलीय लाभ उठा सकते हैं। वैशाली में कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह और आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने हैं। वैशाली का मिश्रित सामाजिक ताना बाना यानी कुशवाहा यादव भूमिहार समीकरण इसे कठिन बना देता है। आरजेडी कांग्रेस दोनों के होने से तीसरा विकल्प इसका सीधा फायदा उठा सकता है। सिकंदरा में कांग्रेस के विनोद चौधरी और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ उदय नारायण का असर पारंपरिक और स्थानीय संगठन में बड़ा है, तो वहीं विनोद चौधरी ने हाल ही में कांग्रेस में राहुल गांधी से अपनी नजदीकी दिखाई थी। नवादा के वारसलीगंज में कांग्रेस के सतीश कुमार और आरजेडी की अनीता कुमारी यानी अशोक महतो की पत्नी आमने सामने हैं। 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। बाबू बरही से वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी से अरुण कुशवाहा। वीआईपी के स्थानीय संगठन और साहनी के निषाद पिछड़े वोटों पर पकड़ आरजेडी के लिए चुनौती है। कैमूर के चैनपुर में भी कमोबेश ऐसा ही मामला है। यहाँ वीआईपी के बाल गोविंद बिंद के सामने है आरजेडी के ब्रज किशोर बिंद जातीय समीकरण में वीआईपी का कब्जा आरजेडी के वोट शेयर में सेंध लगा सकता है। जिन सीटों पर महागठबंधन के 1 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, उनमें से कई दूसरे चरण की सीटें हैं जिन पर नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर है। सूत्रों ने बताया है कि ऐसी सीटों पर मान मनोबल जारी है ताकि दोस्ताना लड़ाई की नौबत कम से कम सीटों पर आ सके। जो भी हो, इस समस्या को सुलझाने के लिए 2 दिन का वक्त है। इसमें महागठबंधन के दलों को तुरंत हस्तक्षेप कर स्थानीय समझौते करने होंगे, यानी जहां संभव हो कॉमन उम्मीदवार पर सहमति दें, नहीं तो कम से कम नुकसान वाले उम्मीदवार को समर्थन दें। अब आपको रोहतास जिले की करघर सीट का हाल बताते हैं, जहां पर महागठबंधन के 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं। यहां पर सीपीआई और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब देखिए, जब इस पर मीडिया इन लोगों से सवाल पूछ रहा है तो जवाब बड़े दिलचस्प हैं। सीपीआई के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि वही असली उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार का ये कहना है कि ये तो एनडीए के खिलाफ हमारी प्लानिंग है। अब की चुनाव में जे वोट देवे जाई हो हमर बहिनी हो, कि भैया के अपना न भूलई हो हमर बहिनी हो, बसते छाप बटन दबई हो। अब की चुनाव में जे वोट देवे जाई। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे की वजह से वैसे तो करगहर सीट पहले ही चर्चा में है, भैया के अपना न भूलई हो, लेकिन महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने यहाँ के चुनाव मैदान को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। रोहतास की सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। यहाँ कांग्रेस की तरफ से मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सीपीआई के महेंद्र गुप्ता ने भी अपना पर्चा भर दिया है। महेंद्र गुप्ता का कहना है कि वही महागठबंधन के असली प्रत्याशी हैं और उन्हें न केवल पार्टी ने सिंबल दिया है, बल्कि तेजस्वी यादव का भी निर्देश मिला हुआ है। हम लोग बरसाती मेढक के तरह केवल चुनाव में नहीं आते हैं, हम जनता के समस्याओं को लेकर सालों भर संघर्ष करने का काम करते हैं। आप आरजेडी का भी गमछा लगाए हुए हैं और सीपीआई का भी गमछा लगाए हुए हैं, किस पार्टी से नॉमिनेशन किए हैं? मैं महागठबंधन समर्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सब नॉमिनेशन किया हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन में है और हम लोग इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार तेजस्वी यादव को हम लोग इस बार महागठबंधन से करघर से विजयी होकर भारी वोटों से महागठबंधन बनाने का सरकार बनाने का काम करेंगे।
हमने कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष मिश्रा से पूछा कि महागठबंधन के 2 प्रत्याशी आपस में ही लड़ रही हैं, ये कैसी रणनीति है। अन्य पार्टियां भी हैं, सीपीआई सीपीएमएल के द्वारा भी कहीं कहीं हुआ है, वो थोड़ा चीज है, लेकिन आप देखिएगा वो एक रणनीति के तहत किया गया है और उसमें महागठबंधन विजयी होके आएगा उन सीटों पर। आप ये देखिएगा, एक रणनीति होती है। अभी ये रणनीति एनडीए को समझ में नहीं आएगी जो हमारी रणनीति। करगहर सीट से जेडीयू ने वशिष्ठ सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज की ओर से रितेश पांडे मैदान में है। जे वोट देवे जई हो हमर बहिनी हो। अब देखिए यहाँ पे 2 मुख्य समस्याएं समझ में आ रही हैं। एक तरफ महागठबंधन में जो ये फ्रेंडली फाइट की जो सूरत दिखाई दे रही है उसमें 10 सीटें ऐसी हैं जो फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, और दूसरी तरफ हाल ये है कि आरजेडी ने 36 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है जो कि मैदान पर उतरकर बागी होने वाले सूरत हाल में दिखाई दे रहे हैं, और इन सब के बीच जेडीयू के भी कुछ बागी हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं। तो बिहार चुनाव में बागियों का, जिनके टिकट कटे हैं उनका, और जहां फ्रेंडली फाइट है, ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वक्त जमीन पे क्या गुल खिलाएंगे ये देखना होगा। जनता तो जिता के भी हार गई, यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। ये है सीतामढ़ी की परिहार सीट की निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल। रितु मासूम है, जनता के सामने आने पर वो फपक कर रो पड़ी। पिछली बार रितु जायसवाल सीतामढ़ी के परिहार से आरजेडी की उम्मीदवार थी और बीजेपी की गायत्री देवी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने उन्हें सीतामढ़ी की ही बेलसंड सीट से टिकट देने को कहा तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि परिहार मेरी आत्मा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी ने जिन स्मिता पूर्वे को उम्मीदवार बनाया है वो चुनाव जीत नहीं सकती है। यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं, न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई, यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। कोरोना आया तब भी मैंने देखा न जीता हुआ आया न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है। इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक को हटाना जरूरी है। दरभंगा की गौड़ा बैराम सीट महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। यहाँ सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने अपने स्थानीय नेता अफजल अली खान को पार्टी का सिंबल दे दिया, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट वीआईपी के हिस्से में गई। वीआईपी के संतोष सहनी उम्मीदवार बने, लेकिन आरजेडी के अफजल अली ने भी नामांकन दाखिल कर दिया और नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। अब वीआईपी के मुखिया का कहना है कि इस सीट पर महागठबंधन का उम्मीदवार उनकी पार्टी का ही है। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे बीजेपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ उसमें गोरा बोराम उनके नहीं था। स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। महागठबंधन ही नहीं, एनडीए की प्रमुख सहयोगी और सत्ताधारी दल जेडीयू के लिए भी बागी मुसीबत बन गए हैं। एक तस्वीर गोपाल मंडल की आई जो जमकर वायरल हुई। वो मुख्यमंत्री आवास तक अपनी नाराजगी जताते नजर आए और कई बार रोते दिखे। तो वहीं बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू नेता जय कुमार सिंह अपनी नाराजगी जताते नजर आए। जय कुमार टिकट बांटे जाने को लेकर असंतोष जताते नजर आए और पैसे से टिकट बिकने का आरोप भी लगाया। इन आरोपों के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने साफ कहा है कि वो एनडीए को सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। जय कुमार रोहतास की दिनारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। तो मेरा स्वाभिमान और मेरा सिद्धांत
और सिद्धांतों की साख बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ मामला स्वाभिमान का था, कुछ मामला अपनी सिद्धांत का था, और सिद्धांत टकराया तो ये नतीजा देखना पड़ा कि निर्दल के रूप में हमारा है। दिनारा से एनडीए ने आलोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में जय कुमार सिंह का टिकट कटना स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों को रास नहीं आ रहा है। उनके नामांकन के दौरान उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़ ने ये संकेत दे दिया है कि जय कुमार सिंह को मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। साफ है, बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों धड़ों के भीतर सीटों को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे पर उठते सवाल, कुछ उम्मीदवारों की नाराजगी दोनों गठजोड़ों के अंदरूनी तालमेल पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और देखिए, बागियों ने जो खेल बिगाड़ने की एक तस्वीर प्रस्तुत कर दी है ना बिहार में, वो यहीं खत्म नहीं हो रही है। आप ये देखिए बागियों के तेवर किस स्तर पर पहुंच गए हैं। गोपाल मंडल आपको याद होंगे, ये वही नेता हैं जिनको आपने देखा था कि टिकट के लिए रोते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर इन्होंने कुछ दिन पहले धरना दिया था। अब देखिए, टिकट तो मिला नहीं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, निर्दलीय उतर गए हैं चुनावी मैदान में। मैं 35 साल के अंदर गलत नहीं किया हूं, नहीं करूंगा। गोपाल मंडल की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, लेकिन इस तरह से रोते हुए पहली बार दिख रही हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर से 4 बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा, क्योंकि इस बार जेडीयू ने उनका टिकट काटकर बोलो मंडल को प्रत्याशी बना दिया। गोपाल मंडल बागी हो गए, फूट फूट कर रोए भी, लेकिन भीड़ से ये नारा भी लगवाया, प्रेम से बोलो नीतीश कुमार की जय। गोपाल मंडल की वो तस्वीर भी चर्चा में थी जिसमें वो टिकट के लिए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। गोपाल मंडल को आखिरी मौके तक उम्मीद थी कि टिकट जरूर मिलेगा। अब हम अच्छे नहीं लगे, हो सकता है कुछ और पोस्ट हमको दे। टिकट तो पॉकेट में सर आपके हम पॉकेट में था, पॉकेट में छीन लिया सर। अरे निकल गया। कैसे निकल गया सर? कौन टान लिया सर? अरे टान नहीं लिया, हम थी ये कमीज खोल के रखे थे, कौन चुरा लिया? चुरा लिया। यानी गोपाल मंडल आहत जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति कोई आक्रोश नहीं है। शायद उन्हें उम्मीद है कि वापसी की खिड़की कभी न कभी खुलेगी। तो देखिए, ये कुल मिलाकर 10 से ज्यादा सीटें हमने आपको ऐसी दिखाई जहां पर महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट की सूरत में जमीन पर क्या होगा ये बड़ा सवाल है। और इसी पर आपको बड़ा अपडेट भी हम दे रहे हैं कि देखिए, कुल मिलाकर 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। 2 सीटों पर आरजेडी और वीआईपी आमने सामने हैं। तो आप ये देखिए कि 243 सीटें तो विधानसभा में है, लेकिन कैंडिडेट्स महागठबंधन की तरफ से 255 मैदान में है, इन्हीं सब सीटों की वजह से जहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, महागठबंधन में ऑल इज नॉट वेल, बट सवाल यह है कि हाईकमान इस पर क्या सोच रहा है, क्या फैसला ले रहा है, कैसे ये जो फ्रेंडली फाइट वाली सूरत जमीन पर दिखाई दे रही है, हैंडल किया जाएगा इसको? देखिए मीनाक्षी, पहला चरण तो हाथ से निकल चुका है। पहले चरण की तकरीबन आधा दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है और अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल चुकी है। हाँ, एक सीट पर जरूर बात बनी। लालगंज सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस लिया। उसकी इनसाइड स्टोरी मुझे ये बताई गई है कि कांग्रेस ने वो उम्मीदवार इसलिए वापस लिया ताकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम अपनी सीट कुटुंबा पर सेफ रह सके। पहले ये चर्चा थी कि वहां से आरजेडी भी उम्मीदवार दे सकती है, तो वहां राजेश राम को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए कांग्रेस ने एक सीट सरेंडर की, लालगंज। इसके अलावा बाकी किसी सीट पर बात नहीं बनी। वैशाली पर आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, इसी तरीके से बछवाड़ा और उसके बगल में वैशाली की राजा पाकड़ और इसके अलावा बिहार शरीफ, इन सीटों पर कांग्रेस को सहयोगी दलों के उम्मीदवारों से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरे चरण की बात करें तो अभी 2 दिन है नाम वापसी के लिए। जो पार्टियां हैं उसके नेता आपस में संपर्क में जरूर हैं, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उम्मीद कम लग रही है कि बात बनेगी। लेकिन फिर भी एक ऑप्टिक्स के तौर पर जैसे पहले फेज में एक सीट पर बात बनाई गई, हो सकता है 1-2 सीटों पर बात किसी तरीके से बन जाए, लेकिन तो भी
आधा दर्जन से ज्यादा सीटें, तकरीबन 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होकर रहेगा। और इस रियलिटी को, इस सच्चाई को पार्टी के नेता भी मानते हैं। इसी वजह से अब उनका फोकस जो है वो प्रचार आदि की रणनीतियों को बनाने पर लग गया है, क्योंकि उन्हें साफ लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट तो होकर रहेगा, क्योंकि कोई भी पार्टी मानने को तैयार नहीं है। जब इतने दिन तक नहीं मानी, तो अब जो बचे हुए 2 दिन है उसमें भी ये मान मनोबल बहुत मुश्किल है। मीनाक्षी जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जैनेंद्र हमें अपडेट दे रहे हैं इस पर। जैनेंद्र, एक सेकंड आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। देखिए, महागठबंधन को एक और झटका लग गया है। जिस बात की जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सुगौली के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द। और आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी पिक्चर जो आज हमने आपको कार्यक्रम में दिखाई है कि कैसे खास तौर पर जहां पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं, एक एक सीट के अंतर से जीत और हार का फर्क तय होता है। सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, एक एक सीट में जो लड़ाई हो रही है वो तय करती है। और ऐसे में अगर 10 सीटें महागठबंधन की फंस रही हैं, 10 से ज्यादा इनफैक्ट ये नंबर अब हो गया, अगर ये सीटें फंस रही हैं और इसको लेकर आला कमान कोई ऐसी स्थिति नहीं बना पाया कि गठबंधन के साथ ही कम से कम आमने सामने ना खड़े हो, तो इस पे सीधे तौर पर नुकसान चुनाव नतीजों में झेलना पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले एनडीए की सीमा सिंह का भी जो है नामांकन रद्द हुआ, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। आपको अपडेट्स आगे देंगे। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ ही देर में हम बिहार के ग्राउंड से भी आपको और डिटेल्स देंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे एक प्रत्याशी टिकट ना मिलने पर कफन ओढ़कर निकल गए। पूरी खबर ब्रेक के बाद। आपको इस पर बता दें, एक बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को धमकियां मिल रही हैं, नामांकन भरने से उन्हें रोका जा रहा है और हमारे कुछ उम्मीदवारों को प्रचार तक नहीं किया जा रहा। प्रशांत किशोर ने यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बुरी तरह नाराज हैं। उनके 3 उम्मीदवारों दानापुर सीट से मुतुर शाह, ब्रह्मापुर से सत्य प्रकाश तिवारी और गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा ने अपने नाम वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर दिया। प्रशांत किशोर इसे बीजेपी की जोर जबरदस्ती और प्रलोभन की राजनीति का नतीजा बता रहे हैं। अरे भैया, हमने आरोप लगाया, हमने तो चित्र जारी किए हैं। आप देख लीजिए कि क्या आपने कभी देखा है कि देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को बैठाकर, उनके घर पर बैठकर उनको नामांकन वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये तो मैंने चित्र जारी किए हैं, आप देख लीजिए। बिहार को नई राजनीतिक संस्कृति देने का वादा करने वाले प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रखा है। जाति धर्म से अलग राजनीति की बात करते हुए भी हालांकि उन्होंने तमाम समीकरणों का ख्याल रखा। अब इस तोड़फोड़ से नाराज वो याद दिला रहे हैं कि चुनाव जो भी जीते, सरकार बीजेपी बनाने पर तुली रहती है। चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग तो जो गृह मंत्री चाहेंगे वो होगा, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान थोड़ी लेना है। हम लोग का काम है संज्ञान जनता, बिहार की जनता को लेना है। हालांकि प्रशांत किशोर के राजनीतिक प्रयोग को एनडीए और महागठबंधन दोनों खारिज कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर वोट काटने का काम भले करें, लेकिन इससे आगे की कामयाबी पाना उनके लिए इस माहौल में आसान नहीं होगा। बीजेपी उनके आरोप को खारिज कर रही है। रंगा सियार है, रंगीला सियार है। आप लोग रंगीला सियार को पूछ ही नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री पे बोलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे, नीतीश कुमार पे बोलेंगे, तब कोई सुन लेगा। अब देखिए, क्षेत्र छोड़ के भागे वो, करघर से लड़ूंगा, राघोपुर से लड़ूंगा, वहां से भागे वो, कहीं से नहीं लड़ूंगा। पत्रकारों के इंटरव्यू से भाग रहे हैं वो। कोई पत्रकार इंटरव्यू कर रहा है, पूछ रहा है कि 12वीं के बाद क्या पढ़े भाई, कितना पढ़े, उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। ये रंग छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम कहता हूँ रंगीला सियार। ये सच है कि बिहार में सब कुछ एक साथ चल रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी, सामाजिक न्याय के नाम पर जातिवादी राजनीति भी, बाहुबल और पैसे का खेल भी। तस्वीर वहाँ अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की मौजूदगी कुछ समीकरण इधर उधर कर सकती है। ये अंदेशा सबको है।
प्रशांत किशोर ने सीधा आरोप लगाया है कि अमित शाह के साथ इनकी तस्वीर सामने आई है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। ऐसे उम्मीदवारों पर जो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के उम्मीदवारों के लिए भारी साबित हो सकता है। एनडीए के उम्मीदवार उस सीट से चुनाव हार सकते, क्योंकि दानापुर की सीट से रामकृपाल यादव एनडीए के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ रीतलाल यादव है। दोनों मतलब कद्दावर चेहरे हैं अपने अपने पार्टी से, लेकिन वहां से जो जन स्वराज के उम्मीदवार थे मुटुर साहब, उनको अब बिठा दिया गया है। तो प्रशांत किशोर की मौजूदगी, जन स्वराज की मौजूदगी चुनावी जमीन पर क्या करेगी सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मनोरंजन भारती इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अभी बिहार से लौटे हैं। मुझे बताइए, साहित्य की दुनिया में हम मुक्ति बोध के डायलॉग को अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। क्या पॉलिटिक्स है प्रशांत किशोर की? देखिए, पूरा बिहार यही जानने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो वो अपने लैंग्वेज में जवाब देते थे कि अभी बुझा नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। तो हालांकि प्रशांत किशोर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जन स्वराज ने बीजेपी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। उनका कहना है कि दानापुर से अखिलेश सिंह को नामांकन नहीं करने दिया गया, ब्रह्मपुर से सत्यप्रकाश तिवारी को नहीं करने दिया गया। इनकी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ। इसी तरह उनका कहना है कि शशि शेखर सिन्हा जो कि गोपालगंज से हैं, कुम्हरार से प्रोफेसर केसी सिन्हा, ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वाल्मीकि नगर से नारायण प्रसाद हैं जो कि टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं। 2 साल पहले इन्होंने रिजाइन करके जन स्वराज ज्वाइन किया था। अब इनको कहा जा रहा है कि आपका रेजिग्नेशन स्टॉप स्वीकार नहीं किया गया है। तो उनका कहना है इन सब को प्रचार करने से रोका जा रहा है। प्रशांत किशोर क्या प्रूव करना चाहते हैं ये वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर को इस बात से थोड़े निराश हो गए हैं कि जिस ढंग से उन्होंने कहा था कि मैं राघोपुर जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, यदि वो वहां से बैलेंसिंग एक्ट किया है क्या कोई? यदि वो वहां से चुनाव लड़ लेते तो इनके हिम्मत की दाद देती है और शायद बिहार की जनता इनको पसंद भी करने लगती। लेकिन अब इन पे ना एक भगोड़ा का टैग लग गया है। कितना मजबूत है ये टैग बिहार की जमीन में? कितना लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो जरूर इनके साथ हैं। कुछ लोग वैसे सर, प्रशांत किशोर क्या ये मान के चल रहे थे कि वो किंग मेकर के रोल में आ जाएंगे? ऐसा लग रहा था क्या उनको? हाँ, प्रशांत किशोर ने हमेशा कहा कि अब मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये था कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी टाइप से। अब देखना यह है कि इन्होंने जैसे कैंडिडेट दिए हैं, और अब ये तो पैनिक बटन है ना ये, जब आप इतने सारे कैंडिडेट के नाम गिना रहे हो कि इनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया, नामांकन नहीं करने दिया, प्रचार नहीं करने दिया गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंसीड कर रहे हो ना। आपको लड़ना चाहिए, आप जाके लड़िए। पर वैसे प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर का कहना है कि वो एक राजनीति बदलने आए हुए, जो अपने देश में जो अरविंद केजरीवाल ने स्टार्टअप शुरू किया था ना राजनीति का जो 10 साल में पे ऑफ हो गया, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी शुरू किया। रणनीतिकार अच्छा है, लेकिन नेता बनने के लिए थोड़ा और अभी वक्त लगेगा मुझे लगता है। चलिए देखते हैं बिहार इस पे क्या फैसला लेता है। बट थैंक यू सर, हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी मनोरंजन जी भी कर रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत कुछ तय करेगी, और ये सारे फैक्टर जब निकल कर आएंगे चुनाव नतीजों के रूप में तो सवाल कई होंगे। इनको भारतीय राजनीति में एक बड़ी पिक्चर के रूप में पढ़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन की मुश्किलें कैसे कम नहीं हो रही हैं, इसका एक सिरा जेएमएम से भी जुड़ता है। उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव का ये बयान बता रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी के बीच कटुता कितनी तीखी है। इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन ने जेएमएम को अलग हैसियत दिलाई है, लेकिन बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे ने उसे दुखी कर डाला। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम अपने लिए 12 सीटें चाहता था, लेकिन बात न बनने पर उसने 6 सीटों पर अलग से लड़ने का ऐलान किया। अब पार्टी कह रही है कि वो बिहार चुनाव से बाहर रहेगी। इस फैसले के लिए उसने कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम के आरोप कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वो कांग्रेस और आरजेडी पर साजिश का आरोप लगा रही है। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें। लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया तो फिर ठीक है। जेएमएम 2020 में आरजेडी से अलग 7 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि 2015 में उसने आरजेडी को समर्थन भी दिया था। अब इस नए टकराव के बाद एनडीए के दल उसे उकसा रहे हैं। बिहार का जो साइड इफेक्ट है वो झारखंड में दिखेगा, और जेएमएम के अंदर अगर जरा भी नैतिकता और आत्मसम्मान बचा हो तो राजद के खिलाफ उन्हें
कार्रवाई करनी चाहिए और गठबंधन के बाहर का रास्ता वहाँ झारखंड में दिखाना चाहिए। बिहार में जेएमएम का अपमान हुआ है, समान परिस्थिति थी राजद की झारखंड में, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उनको ज़्यादा सीटें मिली और बिहार में उन्होंने जेएमएम की चिंता तक नहीं की। फिलहाल जेएमएम का कहना है कि वो अपने अपमान का बदला झारखंड में लेगा, लेकिन ये सवाल है कि क्या बिहार के चुनाव में भी जेएमएम की नाराजगी का कुछ खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये सवाल बचा हुआ है कि नाराज जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद फैसला किस लिए टाला, क्योंकि यह सच है कि अगर दांव पर एक तरफ बिहार के चुनाव हैं तो दूसरी तरफ झारखंड की सरकार भी है जो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से चल रही है। तो शायद यही वजह है कि जेएमएम अपनी नाराजगी के बावजूद एक सीमा से आगे न जाएं, क्योंकि गठबंधन की मजबूरी दोनों तरफ है। रांची से हरवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखिए, जहां जहां बात नहीं बन रही उसका इम्पैक्ट कैसे गठबंधनों के सामने आ रहा है, ये उसका एक इशारा आपके लिए था। लेकिन टिकट ना मिलने पर कोई कैंडिडेट किस हद तक जा सकता है, क्या क्या कर सकता है, खबर ये भी है। बिहार के अररिया में नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र है जहां के कैंडिडेट अजय झा बीजेपी के नेता हैं, टिकट नहीं मिला, नाराज हो गए, कफन बांधकर निकल गए नामांकन के लिए। हाथों में बह गया मेरा, हम आप कुछ नहीं कर सकते। पार्टी नेतृत्व को यही मंजूर है तो अजय झा का हम बलि ले ले तो पार्टी इसी में खुश होगी। तो मैं पार्टी नेतृत्व को मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत आहत हूँ, मैं कब क्या रूप ले लूंगा कहना मुश्किल है। घोर अन्याय हुआ मेरे साथ। बीजेपी नेता अजय झा का कहना है कि उनके साथ पार्टी ने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। दरअसल अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से अजय झा को टिकट नहीं मिला है। इसी बात से नाराज होकर वो अपने घर से कफन ओढ़ कर निकले, माथे पर सादा कपड़ा बांधा और नामांकन के लिए फॉरबिसगंज अनुमंडल कार्यालय पहुंच गए। टिकट न मिलने की पीड़ा बार बार छलकती रही। हम लोग पूरा परिवार तनाव में है, सब दिन सट्टा रिश्ता सब ये है जो ये आदमी हम लोग के बीच में नहीं रहेगा। अजय झा अब नरपतगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जिले से लेकर दिल्ली तक छोटे बड़े हर नेता ने उनके साथ छल किया। पत्नी के साथ नामांकन के लिए पहुंचे अजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार तो बेदाग हैं, लेकिन उनके मंत्री भ्रष्ट हैं। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। इसके पहले अजय झा ने बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब बिहार चुनाव की बात हो, बाहुबलियों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। बिहार की सियासत में बाहुबलियों के रंग तो आपने बीते कई दशकों में देखे हैं, लेकिन इस चुनाव में भी बाहुबली दस्तक ठोक रहे हैं चुनावी मैदान में। हाल ये है कि बाहुबलियों के पुत्रों को भी टिकट सौंप दिए गए हैं और कुछ दिनों में इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि सिस्टम के सिपाही यही बाहुबली पुत्र आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया मेरे रस्ते कमर। ये हैं बिहार की मटिहानी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार राजकुमार सिंह। इनके पिता बाहुबली कामदेव सिंह तस्कर सम्राट के रूप में जाने जाते थे। इंटरपोल तक उनकी तलाश में थी, लेकिन राजकुमार अपराधी की दुनिया से दूर रहे। मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आए और रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।
इसके बाद राजकुमार ने कारोबार की दुनिया में कदम रखा और 2020 में राजनीति में लौटे, लेकिन एक साफ छवि के साथ। और इस बार वो मटिहानी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। क्या इस बार उम्मीद क्या है बेगूसराय विधानसभा सभी क्षेत्रों का? सभी क्षेत्रों में विशाल जीत एनडीए की होने जा रही है। बात बिहार की राजनीति के एक और बाहुबली चेहरे सुनील पांडे की, जिन्होंने अपहरण, लूट और हत्या की साजिश के 20 से ज्यादा मुकदमों का सामना किया। राजनीति में उन्होंने ममता पार्टी से विधायक बनने के बाद 4 बार चुनाव जीता और अब उन्होंने अपनी विरासत बेटे विशाल प्रशांत को सौंप दी है। विशाल बीजेपी के युवा चेहरे हैं और इस बार वो तरारी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। जो अति पिछड़े दलित, महादलित और औरत लोग, महिला लोग, युवा लोग, सारे लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे एक तरारी का नया इतिहास लिखेंगे। बाहुबली सुनील पांडे के घर की कहानी अब अपराध से ज्यादा आकांक्षा और बदलाव की कहानी है। उनकी बहू और विशाल प्रशांत की पत्नी ऐश्वर्या राज एक नई रोशनी लेकर आईं, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और 2025 में मिसेस बिहार चुनी गई। This is your moment. Enjoy each and every bit of this. This is your day. This is your night. This is your evening. तालियां आनी चाहिए। ये हैं बिहार की हॉट सीट लालगंज से आरजेडी की उम्मीदवार शिवानी शुक्ला। लंबे समय तक लालगंज सीट बाहुबली मुन्ना शुक्ला नेता का गढ़ रहा है। मुन्ना शुक्ला बिहार की राजनीति के चर्चित नामों में रहे। इस बार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज से अपना किस्मत आजमा रही है। दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से स्कूलिंग, बेंगलुरु की अलायंस यूनिवर्सिटी से BA LLB और फिर लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से LLM। 28 साल की शिवानी अब अपने पिता की छवि नहीं, संघर्ष की विरासत को लेकर मैदान में है। आज पहले दिन से तेजस्वी जी और लालू जी, आदरणीय लालू जी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हर चीज का फल आज दिया। बिहार में बाहुबलियों की बात हो और उसमें आनंद मोहन सिंह की बात न हो तो बिहार की वो कहानी अधूरी रह जाएगी, जिसके लिए कभी बिहार जाना जाता था। इस बार बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद सियासत में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। चेतन जेडीयू के उम्मीदवार हैं और औरंगाबाद की नबीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन की स्कूली शिक्षा देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल से हुई, जिसके बाद वो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। बिहार में एनडीए की सरकार और क्या होगा, इसमें कोई इफेक्ट बट तो रह नहीं गया ना। बहुत लोग बौखलाए हुए हैं, बहुत लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। बिहार के चुनाव में राजनीति और अपराध का पुराना गठजोड़ रहा है। इस बार भी ये अछूता नहीं है। राजनीतिक दल भले ही विकास की बात कर रहे हों, मगर हकीकत यह है कि बिहार की सियासत अभी भी बाहुबल, परिवार और प्रभाव की तिकड़ी पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। बिहार चुनाव से पहले मनोज तिवारी का एक गाना लॉन्च हुआ है, जिसमें बिहार के सांस्कृतिक विरासत का जिक्र है, छठ के महत्व का जिक्र है। और इस गाने में जब बिहार और बिहारियों का जिक्र मनोज तिवारी कर रहे हैं, तो हाँ हम बिहारी हैं जी थीम के साथ ये गाना चुनाव से ऐन पहले लॉन्च किया गया। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम है महावीर की वाणी। तो चुनाव से पहले अब ये गीत आपको बिहार की फिजाओं में गूंजता हुआ दिखाई दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइए बिहार से निकल के आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। BMC चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ। MVA में राज ठाकरे के शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने BMC के चुनावों के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा है कि राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएगी कांग्रेस पार्टी
और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीएमसी का चुनाव, जिसे लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत में जो खबरों का दौर, कम से कम राज ठाकरे की जिस तरह से अटकलें हैं कि वो शामिल होंगे और उनकी पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाई देगी, इन सब के बीच एक बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीएमसी चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र की राजनीति में, उसे आप इस लिहाज से भी समझ लीजिए कि अकेले बीएमसी का जो बजट है ना, वो कई देशों के कई महत्वपूर्ण विभागों के बजट नहीं होते, मंत्रालयों के बजट नहीं होते, उतना बीएमसी का बजट है। तो सबसे अमीर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन्स हैं, नगर पालिकाएं हैं, उनमें बीएमसी शामिल है। और इस चुनाव का महत्व इसीलिए, चाहे महायुति हो या फिर एमवीए हो, उनके लिए इसका महत्व अपनी जगह। और कांग्रेस पार्टी अब इसको अकेले लड़ेगी, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने महाराष्ट्र में आलाकमान ने फैसला ले लिया है। चलिए इसी के साथ न्यूज रूम से आज सवाल इंडिया का में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे न्यूज हेडक्वार्टर में जारी रहेगा। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।